हेलो फ्रेंड, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो होंगी, चाहे एनसीईआरटी कोर्सेज या फिर कोई करंट अफेयर्स जुड़ी हुई, आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच सकेगा। चलते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम बात कर लें कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे। पहली चीज़ जो होगी आपकी, पहला होगा आपका एनसीईआरटी 11th क्लास का। 11th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर आते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकंड आता है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। फिर 12th क्लास एनसीईआरटी, इसके अंदर भी आपके दो सब्जेक्ट हैं। एक है आपका फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। ये चार हैं टोटल सब्जेक्ट कुल मिला के। तो जो कोर्स की ड्यूरेशन है ये लगभग आपकी 24 डेज़ की रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपको कोई कोर्सेज या नोटिफिकेशन लेकर आया रिगार्डिंग जॉब से, आप पे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और मैं बता दूं, ये ज्योग्राफी आपकी इंपॉर्टेंट रहती है कौन कौन से एग्जामिनेशंस में। पहली बात, ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा मेजर रोल रहता है यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। फिर दूसरा रहता है इसमें आपका, आजकल तो खैर ज़्यादातर सभी एग्जामिनेशन में जहाँ नॉन टेक पूछा जाता है वहाँ ज्योग्राफी का रोल तो रहता ही है, ठीक है। लेकिन सिविल एग्जामिनेशन में कम से करीबन 12 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मोर और लेस 12 मिल ही जाते हैं, कोई लोकेशन पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर मैं बात करूँ आपकी, इसका यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, पीसीएस, इसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा एसएससी के अंदर कम से कम बहुत क्वेश्चन मिलते हैं इसके, खासकर सीजीएल आपका, और दूसरा होगा सीएससीएल, ठीक है ना। और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि और भी ऐसे हैं एसएससी के, जहाँ भी एसएससी के एग्जामिनेशन होंगे उनमें आपका ये ज्योग्राफी के 13-14 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। दूसरा है, कुछ स्टेट पीएससी हैं जिसके अंदर ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी या दूसरी स्टेट पीएससी, सब में ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। ये जो हम जो लेक्चर सॉरी, थोड़ा गला ख़राब था मेरा। ये जो लेक्चर है आपका, ये बहुत हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। जो हिंदी वाले जो हैं, अंग्रेजी वाले, दोनों इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाइलिंगुअल हम इसको करेंगे, ठीक है। तो आज हम चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। हाँ, मैं बता दूं, आज हम स्टार्ट करेंगे आपके इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। और पहला चैप्टर होगा ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलते हैं। तो बात करें हम ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ को लेकर, आपने सुना होगा, एक मिनट, आपने सुना होगा जब भी कि सुना क्या, आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि हमारे अर्थ का या हमारे सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है ना। बहुत सारी कौन कौन सी थ्योरी है रिस्पॉन्सिबल जो इस अर्थ के रिगार्डिंग कि अर्थ की फॉर्मेशन कैसे होती है। बहुत साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो हम सभी थ्योरीज को इसमें लेंगे। पहले हम बात करते हैं अर्थ की थ्योरीज पर, जो बताती हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। पहले बात करें तो पुरानी कुछ थ्योरीज थी, जिसमें आपका नाम आता है पॉपुलर आर्ग्यूमेंट। एक जर्मन फिलोसफर थे इम्यूनल कांत, ठीक है ना। एक मिनट, जिसमें आते हैं जर्मन फिलोसफर इम्यूनल कांत। एक मैथमेटिशियन लैपलास थे इन 1796। उन्होंने क्या किया था, मैं स्टार्ट से करता हूँ। इम्यूनल कांत ने नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी दी। फिर उसके बाद में लैपलास, जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस थ्योरीज को रिवाइज किया, ठीक है ना। यह हाइपोथेसिस क्या कहती थी, यह हाइपोथेसिस कहती थी द प्लेनेट वर फॉर्म्ड आउट ऑफ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन विच वॉज स्लोली रोटेटिंग। इन्होंने कहा कि हमारे जब सन यूथफुल स्टेज में था, उसके चारों तरफ एक क्लाउड था, नेबुला क्लाउड, उसके वो रोटेट करता था हमारे सन की तरफ। तो उसके रोटेशन से ही आपका दूसरे प्लेनेट की फॉर्मेशन हुई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे फॉर्मेशन हुई। और ये जो बताया कि उस नेबुलर क्लाउड में क्या क्या हुआ जिसकी वजह से ये मेटल की फॉर्मेशन है, उनका नाम था ऑटो सिमिट्स। वो रशिया से बिलोंग करते थे। एंड कार्ल वेजेस्कार, ये जर्मनी से थे। इन दोनों ने 1950 में नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा रिवाइज किया, फर्दर एक्सप्लेन किया, जो इम्यूनल कांत नहीं कर पाए थे। ये कहते हैं कि जो आपका नेबुला, आपके मतलब क्लाउड था नेबुला, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारी हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी हुई थी, ठीक है ना। तो क्या होता है, उनके बीच में कॉल्यूजन होता है, अलग अलग पार्टिकल, कॉल्यूजन और एट्रीशन। तो उससे कॉल्यूजन और एट्रीशन होने से एक डिस्क शेप का एक अलग से क्लाउड जनरेट हो जाता है। फिर उसके बाद आपकी प्लेनेट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है थ्रू द एक्रीशन ऑफ द पार्टिकल के एक्रीशन होने की वजह से, टकराव की वजह से, ठीक है ना। जैसे ये थ्योरी मोर और लेस बताएं तो पूरी कंप्लीटली सही नहीं थी, ठीक है ना। बाद में और थ्योरी आई,
जो हम पढ़ेंगे हम आगे, जो हम बहुत नियर मानते हैं, सही मानते हैं, ठीक है ना। कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर, हम उसको पढ़ते हैं। उनमें से मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है क्या, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना। बिग बैंग थ्योरी को कहा जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है ना। एक चीज़ बता दूं ना मैं आपको, एक होता है आपका मतलब कि एक तो साइंटिस्ट हाइपोथेसिस, और एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। हाइपोथेसिस में क्या होता है, आपकी जो थ्योरी होती है ना, वो आपकी एक्चुअल एक्सपेरिमेंटर पर बेस नहीं होती, वो फैक्ट पर बेस्ड होती हैं। कोई भी आप स्टेटमेंट बोल रहे हो, अगर वो फैक्चुअली बिल्कुल ठीक है, तो वो हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन ले लेती है, ठीक है ना। क्या भी आप कंफ्यूज हो। एडविन हबल 1950 में, एक मिनट, 1950 में एडविन हबल ने क्या किया था, यूनिवर्स को देखा था ऊपर। उन्होंने देखा कि यूनिवर्स जो हमारी एक्सपेंड हो रही है, ठीक है ना, और गैलेक्सी जो हैं अपने से दूर दूर जा रही हैं, ठीक। मतलब उन्होंने देखा, एडविन हबल ने 1920 में, कि जो हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा था, और जैसे टाइम पास हो रहा है गैलेक्सी के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। उसके बेसिस पे बिग बैंग थ्योरी आती है, और उसको कुछ पोस्टुलेट मतलब कुछ स्टेजेस में बताती है कि आपका यूनिवर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना। वो स्टेजेस उसने बताई 3 पार्ट में, ठीक है ना। पहली फर्स्ट शुरुआत में बताते हैं, ऑल मैटर फॉर्मिंग इन द यूनिवर्स existed in one place in the form of tiny ball and singular atom with an unmeaningly small volume, infinite temperature and infinite density। इन्होंने कहा पहले पहले जितनी भी आपकी ये यूनिवर्स में दिखता है ना, ये आपके एस्ट्रॉयड हुए और सारे आपके गैलेक्सीज हुए, ये सब एक टाइनी बॉल थे, मतलब एक ही, मतलब कि कह सकते हो कि एक सिंगुलर एटम्स था, मतलब एक तरह से। तो उसमें, और उसकी इन्फिनाइट बताते हैं, वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम था, और उसकी इन्फिनाइट डेंसिटी थी, और इन्फिनाइट टेम्परेचर था। एक मतलब कि कहने का मतलब है, जो भी आपकी गैलेक्सी हुई या डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स हुए जो यूनिवर्स के अंदर हैं, ये पहले सिर्फ एक टाइनी बॉल थे, ठीक है ना, और उसका स्मॉल वॉल्यूम था, इन्फिनाइट टेम्परेचर एंड इन्फिनाइट डेंसिटी थी। फिर क्या हुआ, एट द बिग बैंग के समय क्या होता है, द टाइनी बॉल एक्सप्लोड वायलेंटली एंड दिस लीड टू ह्यूज एक्सपेंशन, एंड इट इज़ नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टेक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर बिफोर द प्रेजेंट। इन्होंने कहा बिग बैंग के समय, यानी कि आज से 13.7 मिलियन ईयर साल पहले, वो जो टाइनी बॉल थी उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है ना। तो एक्सप्लोजन होने के बाद इसमें जो टाइम मास था अलग अलग, वो बिखर गया चारों तरफ, ठीक है ना। और बताया कि जो एक्सपेंशन जो हुआ था, मतलब कि आज की प्रेजेंट डे में, वो बहुत स्लो पड़ चुका है। और जब ये एक्सपेंशन एज इट ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू द मैटर। अच्छा, एक्सपेंशन होने से जो भी एनर्जी निकली थी ना, वो एनर्जी इसकी मैटर में कन्वर्ट होगी, ठीक। और जब ऐसे ही अभी रुकिए, हाँ मैं कहाँ पर था, देयर आर पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर द बिग बैंग। इन्होंने कहा जैसे ही बिग बैंग होता है, जैसे ही एक्सप्लोजन होता है उस टाइनी बॉल में, तो आपको देखने को मिलता है सडन एक्सपेंशन बहुत रैपिड रेट से हुआ, ठीक है। अब जैसे जैसा टाइम बीतता गया, यही एक्सपेंशन आपका स्लो डाउन हो गया। जब जैसे ही आपका एक्सप्लोजन हुआ था, उसके बाद रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिलता है, और जैसे जैसा टाइम बीतता जाता है, यही एक्सपेंशन आपका स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है ना। ठीक, आगे ये कहता है आखिरी पॉइंट में, विद इन 3 लाख ईयर फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन 4500 केल्विन एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर एंड द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। इन्होंने कहा कि जब बिग बैंग हुआ उससे 3 लाख साल बाद जो टेम्परेचर था आपका 4500 केल्विन नीचे गिर जाता है, और एक एटॉमिक मैटर राइज करता है, एक नया एटॉमिक मैटर राइज करता है, और यूनिवर्स आपका फिर से ट्रांसपेरेंट बन जाता है। जितने भी आज का जो यूनिवर्स देख रहे हो वैसा आपको दिखने लगता है, ठीक है ना। आगे एक बात कहता है, एक नोट है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स means increase space between the galaxies. An alternative, this is Hawley's concept of steady state. It considers universe to be roughly the same as at any point of time. However, with greater evidence become available about the expanding universe, scientist community at the present favor argument of expanding universe. अभी क्या था, जो ये एक्सपेंशन यूनिवर्स हुआ था, इसके साथ ऑल्टरनेटिवली एक कंसेप्ट आता है, हॉयले कंसेप्ट, ठीक है ना। हॉयले कंसेप्ट कहता है स्टडी स्टेट को। ये कहता है कि यूनिवर्स में कभी ऐसा कोई एक्सप्लोजन बिग बैंग हुआ ही नहीं था, जैसा आपका आज का यूनिवर्स हो हमेशा से ऐसा ही है,
ये स्टडी स्टेट में जैसा आज दिखता है हम, यह हमेशा से यूनिवर्स ऐसा था, ऐसा कहा था होयले कंसेप्ट ने। इट इज़ कंसीडर्ड द यूनिवर्स टू बी द रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इसने बिग बैंग को ये नकार रहे थे, पर कुछ एविडेंस मिलते हैं हमें एक्सपेंशन के, तो जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी को हम इसको ज़्यादा सही मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ हमें हर चीज़ तो अपने आपके विजुअलाइजेशन परसेप्शन पे बेस है, तो ये कुछ विजुअल इसके एविडेंस मिलते हैं जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि बिग बैंग कभी हुआ था आज से 3.5 लाख ईयर पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टार की फॉर्मेशन कैसे होती है। स्टार, प्लेनेट और डिफरेंट डिफरेंट आपकी हेवनली बॉडीज़ हैं, एस्ट्रॉइड हुआ या फिर आपके नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून, इनकी भी फॉर्मेशन कैसे हुई इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स, ठीक है। कहता है कि जो भी आपका मैटर था उसका डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ये आपका अर्ली यूनिवर्स में देखने को नहीं मिलता। द इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस गिव राइज द डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड कॉज्ड द मैटर टू गेट ड्रोन टुगेदर। एक मिनट। हाँ, ये कहता है कि द इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गिव राइज द डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। इसने कहा कि जब आपका एक्सप्लोजन हुआ था उसके बाद देखने को मिलता है अलग अलग मैटर अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, मतलब मूव करने लग गया। तो वहाँ पर एक इनिशियल डेंसिटीज़ में कोई डिफरेंसेस देखने को मिला और उस डिफरेंसेस की वजह से ही ग्रेविटेशनल फोर्स का उत्पत्ति होती है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जनरेट होता है और उसकी वजह से ही मैटर जो होते हैं आपके एक साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मैटर आपके एक साथ जुड़ने लगते हैं, ठीक है ना। अ गैलेक्सी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार। बताते हैं एक ही गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार होते हैं, है ना। एंड द गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस डेट आर मेजर इन 1000 ऑफ लाइट ईयर। क्या होता है ना, स्पेस में अगर एक दो हेवनली बॉडीज़ का डिस्टेंस मेजर करना होता है तो हम लाइट ईयर की फॉर्म में उसको मेजर करते हैं। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट। याद रखना इस चीज़ को, ये बहुत बार आपका प्रीलिम में पूछ चुका है कि लाइट ईयर है क्या। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट इन अ स्पेस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज़। तो इन गैलेक्सी जो, हाँ, एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार हैं और उन स्टार के बीच की दूरी लाइट ईयर में मापी जाती है। करीबन इसकी जो रेंज नापी गई है 80,000 से लेकर 1,50,000 लाइट ईयर। और ये जो गैलेक्सी हैं, आ गैलेक्सी स्टार टू फॉर्म बाई एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। गैलेक्सी स्टार जितने भी थे ये फॉर्म हुए हैं हाइड्रोजन गैस के एक्यूमुलेशन से, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस जो थी आपकी एक लार्ज क्लाउड की फॉर्म में थी जिसका नाम था नेबुला। कहने का मतलब है गैलेक्सी का जितने भी आपको स्टार देखने को मिलते हैं ना, ये हाइड्रोजन गैस के एक्यूमुलेशन से बने। जो हाइड्रोजन गैस थी ये आपकी नेबुला की फॉर्म में थी, एक क्लाउड की फॉर्म में, जिसका नाम रखा ना नेबुला, ठीक। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैसेस। और ये ग्रोइंग नेबुला था, इससे क्या होता है, नेबुला बढ़ बढ़ के एक गैस की क्लम्स बन जाती हैं, ठीक है ना। और ये बाद में यही ग्लैम्प्स ग्रो होते होते एक डेंसर गैसियस बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जैसे जैसे आपकी ये डेंसर गैस बॉडीज़ बढ़ती हैं तो उसके बाद ही आपका स्टार का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक पैटर्न है, पहला गैलेक्सीज के अंदर हाइड्रोजन गैस का एक नेबुला तैयार हुआ, क्लाउड तैयार हुआ, और उसी गैसेस क्लाउड नेबुला को इकट्ठा होते ही, उसके एक्रीशन होते ही फिर एक आपका एक क्लम्प्स ऑफ गैस बने। और इस क्लम्प्स ऑफ गैस के मतलब हाई डेंसली होने से, यानी कि इकट्ठे होने से आपका स्टार की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। बताया जाता है जो आपके स्टार हैं, लास्ट पॉइंट दे रखा है इसमें, आपके जो स्टार हैं 5.6 बिलियन ईयर एगो पहले फॉर्मेशन हुई इनकी। याद रखना 5 से 6 बिलियन साल पहले इन आपके स्टार की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट। कुछ स्टेप्स हैं, हम पढ़ेंगे वन बाय वन, स्टेप कह लो या स्टेजेस कह लो कि स्टार प्लेनेट की फॉर्मेशन होती कैसे है। पहली चीज़, द स्टार आर लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन द नेबुला। जब स्टार आपके एक गैसियस लम्प्स में थे नेबुला के अंदर, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैसेस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेशन डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। इन्होंने कहा स्टार जब एक लम्प्स ऑफ गैसेस में फॉर्म कर रहा था, यानी कि एक नेबुला की फॉर्म में था, तब ग्रेविटेशनल फोर्स जो था इन लम्प्स में
लम्स में मौजूद था, जिसकी वजह से क्या होता है, एक गैस की कोर तैयार हो जाती है, गैस की जो कोर बन जाती है, और उस कोर की वजह से एक रोटेटिंग डिस्क होती है गैस की, वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। एंड एक डस्ट क्लाउड आपका उस गैस कोर के चारों तरफ डेवलप हो जाता है और बाद में रिवॉल्व करने जाता है। पहले क्या हुआ, जब आपका नेबुला था, नेबुला यानी जब गैसेस लम्स थे, ये स्टार से पहले की बात है, अभी स्टार की फॉर्मेशन नहीं हुई है यहाँ पर केवल नेबुला ही है, ठीक है ना। नेबुला के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट होता है, उस ग्रेविटेशन फोर्स से एक कोर तैयार होती है, और कोर के चारों तरफ क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल की एक डिस्क बन जाती है, और वो उस कोर के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगती है। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होता था, गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस, जितने भी गैसेस क्लाउड थे वो कंडेंस हो जाते हैं, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू द स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि जो गैसेस क्लाउड थे वो कंडेंस हो जाते हैं, और जो मैटर था उस कोर के चारों तरफ, जो मैटर था उस कोर के चारों तरफ वो एक स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहिजन, मतलब एक प्रोसेस ऑफ कोहिजन की मदद से जो ये स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट था एक प्लेनेट सिमेल बन जाती हैं। अब भी नहीं समझे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो गैसेस थी उनमें कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद क्या होता है कि जो मैटर होता है कोर के चारों तरफ वो एक स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, और इन्हीं स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट के बीच कोहिजन होता है, मतलब एक कोहिजन, एक फोर्स होता है जो सेम पार्टिकल के चिपकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस कोहिजन की वजह से आपका प्लेनेट सिमिल्स बनती हैं, ठीक है ना। और यही लार्ज बॉडीज ऑफ द स्टार फॉर्मिंग बाई कोलिजन, और लार्ज बॉडी ऑफ स्टार आपकी फॉर्म हो जाते हैं कोलिजन से, और जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन जो था वही कारण बनता है इनको जोड़ने का, ठीक है ना। जितनी भी लार्ज बॉडीज स्टार थे, लार्ज बॉडीज ऑफ स्टार फॉर्मिंग बाई कोलिजन, जितने भी लार्ज बॉडीज़ के स्टार थे वो फॉर्म हो जाते हैं कोलिजन की मदद से, और ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो इनको एक जगह बनाए रखने में मदद करता है, स्टार को एक जगह बनाए रखने में। और ये जो बहुत सारी प्लेनेट सिमिल्स थी, ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज़, ठीक है ना, ये प्लेनेट सिमिल्स क्या करती हैं नेक्स्ट स्टेज में, ये एक साथ जुड़कर एक प्लेनेट की फॉर्म ले लेती हैं, बहुत सारी प्लेनेट सिमिल बनकर आपका एक प्लेनेट बन जाती हैं। फिर मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि पहले से आखिरी स्टेज क्या चल रहा था। पहले क्या था कि नेबुला क्लाउड था, नेबुला क्लाउड के अंदर एक ग्रेविटेशन फोर्स आपका नेबुला क्लाउड की एक लम्प्स थी, और उसमें क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स आपका मतलब कि एग्जिस्ट होता है, और उसकी वजह से कोर तैयार होती है, कोर के चारों तरफ एक डस्ट की गैस होती है जो उसके कोर के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगती है। बाद में क्या होता है, जो आपका क्लाउड था वो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने की वजह से क्या होता है, जितने भी आपके मैटर थे, जितने भी छोटे छोटे मैटर थे वैसे कि वो आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, एक स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट में, और बाद में यही स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट कोहिस होकर प्लेनेट सिमिल बनाता है, और फाइनली यही प्लेनेट सिमिल आखिरी स्टेज में जुड़ कर आपका प्लेनेट की फॉर्मेशन ले लेता है। ये पूरा एक किसका वो था सारांश। आखिर में हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की, जिसमें हम रह रहे हैं। क्या होता है ना, सोलर सिस्टम क्या है, जैसा कि हमारा सन है और उसके 8 प्लेनेट हैं और कुछ एस्टेरॉयड हैं और कुछ गैसेस हैं, ये मिलकर बनाते हैं एक सोलर सिस्टम। हर सन के अगर सन प्लस उसके प्लेनेट और प्लस उसकी नेचुरल बॉडीज़ प्लस एस्टेरॉयड, ये मिलकर बनाती हैं पूरा एक सोलर सिस्टम। ये हमारे सन का जो भी सिस्टम है उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आजकल तो हबल, आपने सुना होगा हबल टेलीस्कोप, इसने अलग अलग, हबल से पहले भी थे एक, अब तो जेम्स वेब आ चुका, जेम्स सबसे पहले था हबल ना अलग अलग, आप हबल से पहले केपलर था, इन्होंने अलग अलग ऐसे सोलर सिस्टम देखे, वो अलग अलग, जैसे कि एक केपलर सन था उसका एक केपलर सिस्टम बनाया, एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी था उसका प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का एक सन था, उसके सिस्टम को प्रॉक्सिमा सेंचुरी सिस्टम बोला गया। ऐसे ही हमारे सन को सोलर सिस्टम बोला जाता है, ठीक है ना। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लेनेट, सबको पता ही है, बच्चों को पता होगा, आपने बचपन से पढ़ा होगा। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। द नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड स्टार्टेड इनटू कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन सम 5.5 से 5.6 बिलियन ईयर अगो। ये तो सब ने पढ़ लिया है, हमारी मतलब जो भी था नेबुला से जो सन बने वो कम से कम 5 से 5.6 बिलियन ईयर साल पहले बने, जो मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ, ये वो सब बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। एंड द प्लेनेट वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर एगो। इन्होंने कहा जो हमारे सोलर सिस्टम में जो सन था वो 5 से 6 बिलियन साल पहले बना, और जो प्लेनेट थे वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर साल पहले इनकी फॉर्मेशन हुई। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन and 8 planets, 63 moon and millions of small bodies like asteroid and comets and huge quantity of dust grain and gases। इन्होंने कहा हमारे सोलर सिस्टम के अंदर
8 प्लेनेट है, यानी कि 8 प्लेनेट है, 63 मून है और मिलियन ऑफ स्मॉलर बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और ह्यूज नंबर ऑफ डस्ट ग्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में ये कहता है कि आउट ऑफ द 8 प्लेनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड द इनर प्लेनेट। इन्होंने बताया कि जितने भी हमारे 8 प्लेनेट हैं उनमें से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 प्लेनेट आपके इनर प्लेनेट हैं और ये लाई करते हैं सन और एक एस्टेरॉइड बेल्ट के बीचों बीच। ठीक है ना, दूसरे 4 प्लेनेट हैं उन वो आउटर प्लेनेट कहे जाएंगे और जो पहले 4 हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, मतलब कि वो अर्थ जैसे दिखते हैं, मतलब कि जिनकी सतह काफ़ी ठोस है, इनको टेरेस्ट्रियल बोला गया। और बाकी के जो हैं, हाँ, ठोस सतह है और डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उनमें मेटल और रॉक्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और रेस्ट 4 जो एस्टेरॉइड बेल्ट के आगे हैं उनको बोला जाता है जोवियन और गैसियस प्लेनेट। ठीक है ना, जोवियन मीन्स होता है, जोवियंस बोले तो जैसे कि जुपिटर लाइक प्लेनेट है ना। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, और उनका साइज जो होता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट से ज़्यादा होता है। एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर, और यहाँ बहुत थिक एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द हीलियम एंड हाइड्रो, हाँ, और इन जोवियन प्लेनेट पे आपका हीलियम और हाइड्रोजन गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑल द प्लेनेट वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड समटाइम अबाउट 4.6 मिलियन ईयर है। वो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन सभी प्लेनेट की फॉर्मेशन 4.6 मिलियन साल पहले हुई है। और टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो आर आल्सो कंसीडर इन, हाँ, 2006 तक प्लूटो को हम 9वां प्लेनेट मान के चलते थे, लेकिन कुछ स्टडीज़ के बाद कुछ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कुछ इनकी स्टडी करी और बाद में पता चला कि ये केवल एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, तो इसको ड्वार्फ प्लेनेट कहा गया। ठीक है ना, 2006 के बाद से। कुछ आपके टेरेस्ट्रियल जोवियन प्लेनेट के बीच में कोई डिफरेंसेस उनको भी पढ़ लेते हैं जो एनसीईआरटीज़ में दे रखे हैं। द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार विच इट वॉज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स, है ना। इन्होंने कहा कि जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट थे वो अपने पेरेंट स्टार के काफ़ी क्लोज थे। ठीक है, और इनमें जो आपकी गैसेस थी वो कंडेंस हो गई, और कंडेंस होकर मोस्ट ऑफ द गैसेस आपने मतलब कि अपने एटमॉस्फेयर को छोड़कर चली गई, इसलिए इनकी सतह ठोस पाई जाती है। पर जोवियन प्लेनेट में ऐसा नहीं हुआ। जोवियन प्लेनेट का डिस्टेंस आपका स्टार से, मतलब यानी कि सन से काफ़ी दूर था, उसमें जो गैस थी वो अपने एटमॉस्फेयर को छोड़कर नहीं गई। ठीक है ना, क्योंकि वो उससे दूर थी। उसका भी कारण ये सकता है कि सोलर विंड, ठीक है ना, सोलर विंड इस पर स्ट्राइक करी होगी, जिसकी वजह से कुछ प्लेनेट के अंदर कुछ गैसेस होंगी वो सोलर विंड में चली गई होंगी, तो इसलिए आपका जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में गैसेस नहीं देखने को मिलती है, ना के बराबर देखने को मिलती हैं। और जोवियन प्लेनेट का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो इसलिए सोलर विंड शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए वहाँ पर आज भी गैसेस देखने को मिल जाती हैं। दूसरा पॉइंट कहता है, हाँ वही बात है, सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन। मैं जो बताया था, सोलर विंड काफ़ी इंटेंस होती है सन के पास, एंड इट ब्लो ऑफ लॉट्स ऑफ द गैसेस, और ये काफ़ी गैसेस को उड़ा के ले जाती हैं और डस्ट पार्टिकल्स को भी, इसलिए प्लेनेट आपके टेरेस्ट्रियल देखने को मिलते हैं। और सोलर विंड का जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, काफ़ी दूर इसके डिस्टेंस तक, इसलिए वहाँ पे वो गैसियसी की फॉर्मेशन सोलर विंड आपकी जोवियन प्लेनेट तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए उनमें गैसियस आपकी देखने को मिलती है। ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट आर स्मॉलर एंड लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट काफ़ी स्मॉलर हैं और उनमें ग्रेविटी भी काफ़ी कम है, इसलिए वो गैसेस को होल्ड नहीं कर पाए, इसलिए सारी गैसेस वहाँ से निकल गई एज़ कम्पेयर टू जोवियन प्लेनेट में काफ़ी अच्छी खासी ग्रेविटी थी, इसलिए उन्होंने काफ़ी गैस को होल्ड कर लिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो डिफरेंस बताया है आपका टेरेस्ट्रियल और जोवियन में, उन्होंने बताया कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स स्टार के पास थे, वहाँ पर सोलर विंड का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, उस वजह से उन पर जो गैसेस थी वो उन प्लेनेट पर टिक नहीं पाई, और उस सोलर विंड की वजह से वो गैसेस सारी मतलब कि उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से बाहर चली गई। लेकिन जोवियन प्लेनेट का अपने जो स्टार था सन उससे काफ़ी दूर थे, तो सोलर विंड का प्रभाव उन पर नहीं पड़ पाया, इसलिए वहाँ पे आज भी आपको गैसेस देखने को मिलती है। दूसरी बात करते हैं ग्रेविटी की। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट पर जो ग्रेविटी होती है एज़ कम्पेयर टू जोवियन प्लेनेट वो काफ़ी कम है, इसलिए वो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट अपने एटमॉस्फेयर में गैसेस को होल्ड ठीक से नहीं कर पाए, इसलिए वो गैसेस आपकी उनके एटमॉस्फेयर से बाहर चलेगी। बट जोवियन प्लेनेट थोड़े साइज में बड़े थे और उनकी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो उस गैसेस को होल्ड कर पाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कई वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर मैं आगे पूरा कवर कर लूँगा तो शायद थोड़ा बोर होगा। हम 25 से 30 मिनट के रोज वीडियो लाते रहेंगे। अभी आपका कोर्स चलता रहेगा, पर आपका काम यही, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हमको ऐसी वीडियो लेकर आए आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।